तो हेलो दोस्तों, पिछला लेक्चर देखा हो नहीं देखा हो। तो पिछला लेक्चर में मैं ऑस्ट्रेलिया के नाम पूरा एक लेक्चर अपलोड करना चाह रहा था। हकीकत में किसके बारे में, सीओपीडी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस तीनों के बारे में। लेकिन वो लेक्चर कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया हकीकत में। हालांकि मेरा भी दोस्त है, इससे मैं कुछ ज़्यादा इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने लग गया। इस बार हम एक्सप्लेन नहीं करें, वो काफ़ी सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ नॉर्मल लेवल पर। थोड़ा बहुत मैं लिखित एक्सपर्ट आपको हो सकता है दूँ लिखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको ड्रग्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना ज़रूरी है। ये तो लिखित एक्सपर्ट आ सकता है। पैथोलॉजिकल जो एक्सपर्ट है वो हकीकत में हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पता होगी। हाँ वही है, और कुछ जानने की जरूरत नहीं, वही है पैथोलॉजी के नाम पे। और जो थोड़ा बहुत जो फाइंडिंग होती है मैं बताऊँगा उसके बारे में। पहली बात तो एक तरीके से तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्ट को और बात कर लेता हूँ। फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्ट में आपको थोड़ी बहुत तो पता होनी चाहिए कि तरीके से डिवाइस क्या क्या होते हैं। एक होते हैं हमारे एक तरीके से क्या हमारा सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर, जिसके बारे में कोई नहीं पूछता है। मेन जो पूछता है वो आपसे पूछता है एक तरीके से सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर। बैटरी पावर डिवाइस होता है, वो चलता रहता है एक तरीके से। कुछ ज़्यादा हैंड आई कोऑर्डिनेशन मतलब कुछ दबाने की जरूरत नहीं होती उसमें। एक तरीके से कि कोऑर्डिनेशन तो दवाई लगाते रहते थे पाउडर से, वो एक तरीके से ड्रग की सप्लाई चलती है। बाकी हम जो आते हैं वो एक तरीके से जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मीटर डोज इनहेलर। थोड़ा सा सिस्टम पता हो तो मैं बता दूँ कि इस तरीके से पहले बात तो एंटीसेप्टिक वगैरह जो करना होता है वो कर लेते हैं। फिर क्या है एक तरीके से एस पोजिशन में रखकर थोड़ा सा टिल्टेड करते हैं आप, और फिर क्या दबाते हैं उसको। फिर दबा के संग सांस लेते हैं, दबाते हुए सांस लेते हैं जिसके कारण, और फिर क्या उसको बंद करके रह जाते हैं थोड़े बहुत, कि हम चाहते हैं इस तरीके से वो कुछ हद तक थोड़ी बहुत टाइम पहुँचे। ये इस तरीके से थोड़ा टिल्ट करते हैं ताकि क्या है, ये तरीके से वो ओरोफेरिंक्स में नहीं जाए। मेन जो हमारा ड्रग है उद्देश्य है टिल्ट करने का। एक तरीके से ड्रग है वो ओरोफेरिंक्स में ही जाए, वो नेसोफेरिंक्स में ही जाए। ये तो वो क्या नेसोफेरिंक्स में जाते हैं, हालांकि वो लेते हैं हम उसको एक तरीके से मुंह से ही है, लेकिन वो उसको खा जाते हैं एक तरीके से हमारे नेसोफेरिंक्स में जो ऊपर साइड है। वो तो मुंह से के लिए नेसोफेरिंक्स में भी कनेक्शन होता है, लेकिन वो नीचे नहीं आती एक तरीके से। ये कहने का मतलब है एक तरीके से ओरल रूट से ही करते हैं, लेकिन वो हमारा उद्देश्य से नेसोफेरिंक्स में होता है, टिल्ट पोजीशन में होते हैं। फिर यहाँ करते ताकि एक तरीके से वो क्या कि तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ खाली छोड़ दिया एक तरीके से बॉटल में डालते तो हो सकता है वो चली जाए नीचे की साइड। तो उसके बाद क्या थोड़ा आपको यहाँ नीचे की साइड हेड करना पड़ेगा, ताकि क्या कि तरीके से प्रॉपर जो नीचे जाने से रोकना है तरीके से ड्रग का को उद्देश्य ये है। यही पैटर्न हम इस तरीके से नेजल ड्रॉप में करते हैं। उसमें मतलब काफ़ी बार बहुत ज़्यादा एक तरीके से कोई ड्रॉप है एक तरीके से उसका तो डिसेंड और भी ज़्यादा होता है इसका, तो उतना ज़्यादा डिसेंड नहीं होगा। पाउडर है एक तरीके से उसका जो नेजल ड्रॉप होता है उसका भी पेजेंट होता है, उसमें नेजल में डाल देते तरीके से, नेजल में डाल देते हैं। उसके बाद पूरा एकदम अंदर तक कर लेते हैं, तो घुटने के नीचे बीच में ले आते हैं तरीके से हमारे सिर को, जिसके कारण जो हमारे नेजल ड्रॉप है वो नीचे नहीं आए तरीके से। जो हमारे ओरोफेरिंक्स जो होते हैं तरीके फोरिंक्स लाइन वगैरह उस तक नहीं पहुँचे इस तरीके से, जहाँ हम चाह रहे हैं वहाँ पे फंक्शन हो उसका। फेरिंग्स वगैरह में क्यों भेजते हैं, क्योंकि ये लार्ज एयरवे डिजीज है, तो उससे लेके बगल हो सकता है कि बगल में एक तरीके से जहाँ पे फेरिंग्स खत्म हो रही है, क्योंकि उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया वगैरह आ जाती है। तो उसी से एक तरीके से हो सकता है वहीं पे एक तरीके से पैथोलॉजी और बिल्डअप हो गया, उसकी जगह एक तरीके से कॉन्स्ट्रेशन हो रखा है, कोई लार्ज एयरवे डिजीज है ये, क्योंकि ये अस्थमा है। एक तरीके से अस्थमा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दूसरी तीसरा जो पाउडर सिस्टम आता है इसे ड्रॉप पाउडर इनहेलर आता है। ये चीज़ें तो उसमें एक तरीके से ज़्यादा बच्चों में यूज़ करते हैं, थोड़ी डिब्बी ही देख रहे। अब ये थोड़ा सा डिवाइस आप देखेंगे तभी आपको समझने लगेंगे। मेरे पास पैथोलॉजी पे फार्मा के लोगों को है नहीं, वो जो मैं सेकेंड ईयर में हुआ करते थे, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता कि डिवाइस कैसे देते हैं। आपको देखना पड़ेगा गूगल करके, तो गूगल करके देख लेना एक तरीके से। सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर जरूर पढ़ लेना, ड्राई पाउडर इनहेलर और एक तरीके से मीटर डोज इनहेलर, ये तीनों डिवाइस आपको पता होना चाहिए ढंग से डिवाइस जाने। अब हम आते हैं एक तरीके से किसके बारे में, मेन जो आते हैं तरीके से अस्थमा के बारे में पढ़ते हैं। तो अस्थमा में पैथोलॉजी हमने क्या पढ़ी थी, तो इसी से टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। तो पहले तो उसमें पेशेंट को कैसे आएगा, तो इस तरीके से इसमें आदमी बच्चे के रूप में आ सकता है पेशेंट। और इसमें क्या है कि थोड़ी सी आपको हिस्ट्री जरूर मिलेगी, तो जेनेटिक डिजीज है तो आपको हिस्ट्री जरूर मिलेगी एक तरीके से किस प्रकार का, क्योंकि किसी के मम्मी पापा को होता है या किसी और को होता है रिश्तेदारी में, तो रिश्तेदारी वाली हिस्ट्री जरूर मिलेगी। सिम्टम इसके लगभग वो सेम ही रहेंगे एक तरीके से, जिसमें क्या रहेगा एक तरीके से एक्जर्बेशन रहेगा। रोंकाई आपको एक तरीके फाइंडिंग होगी, जैसे क्लिनिकल एग्जाम करेंगे तो रोंकाई वाली फाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। और इसमें क्या कि जो भी हमारा क्या होगा एक तरीके से डिसैप्निया वगैरह डेवलप हुआ था, तो उसमें तो एक तरीके से या तो था या नहीं था। इसमें क्या कि कुछ भी सिम्टम जब भी कुछ भी चीज़ होगी उसके कारण डेवलप होगा। इसमें तो क्या है कि कोई एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है आदमी, MMR सी तब हो रहा है। इसमें क्या कि एक तरीके से ज़्यादातर क्या कि सोते टाइम डेवलप हो गया, जैसे एक तरीके से, क्योंकि सोने के बाद जैसे उठा आदमी
तब उसको एक तरीके से बिल्डअप हो गया एक तरीके से, या नॉक्टर्नल डिसेप्निया बिल्डअप हो जाता है एक तरीके से, नॉक्टर्नल रिजुविनेशन होते हैं, इस तरीके से बार बार हो रहा है। या फिर एक तरीके से अब हमारा जैसे मान के चलिए तो रात से सुबह आते तो इससे टेम्परेचर चेंज हो जाता है एक तरीके से, तो उसमें क्या होता है वो काफ़ी बार होता है, जैसे सर्दी का टाइम आ गया, क्योंकि वो भी इरिटेशन होती है सर्दी के टाइम पे, तो जैसे सर्दी के टाइम में ज़्यादा हो रखा है उसको, सर्दी के टाइम में रहती है उसको वैसे नहीं रहती, या फिर जैसे रात में रहता है उसको शॉर्टनेस वैसे नहीं रहती। काम उसने किसी केस में नहीं ना रात में काम किया ना दिन में काम किया, वो मतलब रात में एक तरीके से कम ही काम करेगा एक तरीके से आदमी, उस समय सिम्टम आ रहा था वो तो फिर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। तो ये चीज़ है, उसमें क्या उसको कफ वगैरह देखने को मिलता है, कफ मतलब इरिटेंट वगैरह का एक्सपोजर है, और जो क्या एक तरीके से सिम्टम वगैरह जो होते हैं वर्स हो जाते हैं एक तरीके से, टेम्परेचर चेंज होता है या सीजनल चेंज होता है, या फिर जैसे मान लीजिए इरिटेंट का एक्सपोजर हो गया, इन्फ्लामेटरी चीज़ है एक तरीके से, हाइपर इन्फ्लामेशन है, तो इरिटेंट का एक्सपोजर हो गया, चाहे वो किसी के वजह से ड्रग का एक्सपोजर हो, या फिर एक तरीके से कोई भी, अब लगा लीजिए कौन सा इरिटेंट हो गया, जैसे कि खेत वगैरह में गया कोई से, तब वो एक तरीके से उसको सिम्टम बहुत ज़्यादा एग्जरेटेड हो गया उसको हकीकत में, तब हो सकता है ये चीज़ें। या इन्फेक्शन वगैरह भी हुई, वायरल इन्फेक्शन हुआ, जैसे फैलन होता है सर, फैलन बोलना चाहे तो फैलन हुआ, डस्ट हुआ, ऐसे उससे हो गया, या कुछ ड्रग होती है जैसे मानी चलिए प्रोपानोल और टिमोलॉल वगैरह को, उसमें थोड़ा सा ऑब्सेशन किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्जर्बेटेड हो जाता है, इरिटेंट वगैरह का क्या करना होता है, थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन वो फिर उसकी पूरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। ये तो उसने क्या थोड़ा बहुत किया सिस्टम, पूरा लेवल पे स्टार्ट हो गया चीज़ें। तो ये जैसे मतलब टेम्परेचर घटने में क्यों आ रहा है सिम्टम की तरीके से, उसमें थोड़ी सी टेंडेंसी तो ये आती है ना इस तरीके से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वाली सर्दियों में, तो ये चीज़ें तो उसके कारण क्या है कि चीज़ें सिम्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए एक तरीके से, उससे को मतलब थोड़ा सा इरिटेंट भले छोटे लेवल का था, अब होने को तो सिंपल है, तो सर्दी में किसी को कफ आ जाए कोई बड़ी बात तो नहीं है ना कोई ऐसे, लेकिन ये कि वो इतनी बहुत एकदम तगड़े लेवल के आ रही है उसको सहा ही नहीं जाएगा इस तरीके से, आपको वो डॉक्टर या अपनी है सही भाषा में कहते तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, यदि आप यही के तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा एक तरीके से, घर पे काम नहीं चलता इससे, कोई घरेलू ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ ये कि एक तरीके से वो रेस्ट वगैरह के हो सकता है कि कुछ बार रिलीफ हो जाए एक तरीके से, लेकिन यूजुअली नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पूटम वगैरह कफ वगैरह बहुत ज़्यादा लेवल में मिलेगा, और इतना लेवल में मिलता है इस तरीके से, म्यूकस प्लाक के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी, इसको न्यूट्रोफिल यूसिनोफिल वगैरह, यहाँ तक कि एक तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है, एक तरीके से लगा लें म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे होता है, एक तरीके जो हमारी एपिथेलियम होती है उसकी दशाई चेंज हो जाती है एक तरीके से, ये लगा लीजिए मतलब जो जैसे उसमें भी हो रही थी, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बात करें तो उसमें भी थोड़ी सी हुई थी, मैं उससे मेंशन करा नहीं, उसमें पैथोलॉजी एक्सपर्ट मेंशन करना चाहिए था, तो उसमें क्या चेंज हो जाती थी, इसमें कब मैं वो इसमें क्या इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तरीके म्यूकस का, जिसके कारण क्या एपिथेलियम की दशा जो होती है वही चेंज हो जाती है, ये जिसके कारण क्या बहुत सारी फाइंडिंग देखने में मिलती है आपको, ये मतलब आपको खून आता है वैसा दिख रहा है, मैं कुछ ना कुछ बॉडी देखेंगे जो मैं बताऊंगा क्या क्या बॉडी मिलनी है, तो ये तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, मतलब टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का फिर दोबारा बता दूं क्या रहता है, इस तरीके से उसमें क्या होता था मैंने एंटीजन पेडेंटिक सेल होती है, एंटीजन लेके आती है, वो उससे क्या किससे जुड़ता है, वो टी सेल से जुड़ता है इस तरीके से, तो टी सेल में क्या कि तरीके सिग्नल रहता है कि T2 बना के TH बना है, तो उसमें कौन से होते हैं टी हेल्पर 2 सेल बनती है, टी हेल्पर 2 जो सेल बनती है, तो उसके बाद क्या होता है टी हेल्पर का जो काम होता है वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना होता है, और टी हेल्पर वो बी सेल को सिग्नल देता है एक तरीके से कि इसके साथ CD40 के साथ सिग्नल देता है कि आपको एंटीबॉडी बनानी है, और एंटीबॉडी कैसे कौन सी बनानी है ये भी तो पता होना चाहिए ना, एंटीबॉडी बनानी है क्या मतलब हुआ, तो एंटीबॉडी बनाने के लिए फिर उसके बाद सेकेंडरी सिग्नल जाते हैं, तो उसमें सेकेंडरी सिग्नल में बात करते हैं ना, जो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 जो होते हैं उनका जो काम होता है इस तरीके से IgE के प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है, मतलब इस तरीके से स्विचिंग करते हैं इस तरीके से, जिसमें IG इंटरल्यूकिन 4 तो तरीके से टी सेल में टी हेल्पर 2 सेल में प्रोडक्शन को बढ़ाता है तरीके से, उसका भी प्रोडक्शन बढ़ाता है, सेल्फ लेवल पे हो जाता है टी हेल्पर 2 प्रोडक्शन होता है, वो T4 निकाल के तरीके से खुद का इंटरल्यूकिन 4 निकाल के खुद का प्रोडक्शन बढ़ाता है टी हेल्पर 2 का, तो ये चीज़ है अपने में सेल्फ ग्रोथ के लिए बताया था मैंने पॉइंट का, तो ये चीज़ होती है टी इंटरल्यूकिन 4 का काम करता था, उसके अलावा इंटरल्यूकिन 13 होता है, आगे रिसेप्टर का एक ही होता है टी हेल्पर इंटरल्यूकिन 4 और 30 के लिए ये रहता है, एक के संग हमारे क्या इंटरल्यूकिन 5 भी बन जाता है, जिसका हकीकत में सीधे ये IgE से तो कोई काम नहीं है, लेकिन उसका जो मेन रोल रहता है वो रहता है ईओसिनोफिल के प्रोडक्शन में, ये तो ये चीज़ है, तो ऐसा पता होना चाहिए आपको। हाँ सो अब आप चीज़ें जान चुके हैं हिसाब से आप काफ़ी हद तक, अब हम आते हैं तरीके इसकी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग क्या मिलेगी, तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग में जो आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है, तो कुर्कुमिनस स्पाइरल जिसमें एक तरह म्यूकस प्लग देखने को मिलते हैं, मैं बताता हूँ कैसे रहते हैं, अब देखें तो इसमें शायद ये कौन सी वर्जन है एक तरीके से इसमें देख लेना,
आपको शायद दिख रहे हैं वो तो, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? ये दिख रखे, ये कुर्कुमेरन स्पाइरल्स कहलाते हैं हमारे। हम्म आ, और चलो मैं और बताऊँ कुछ दो चार फाइंडिंग। तो आते हैं चारकोल लेडन क्रिस्टल लेते हैं। चलो मैं दिखाना बन नहीं रहा तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा। तो ये मैंने थोड़ा था, मैंने इस पे ले रखा होता, हालांकि मैं चाह रहा था इस पे लूँ, लेकिन अब ठीक है, अब मेरा ऐसे मैं मेडिसिन के लेक्चर में ज़्यादातर ऐसे ही अपलोड करूँगा। फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्ट आया तो उसको बताऊँगा। एंटी फार्म को चलो इसी में पढ़ लेना है उसको ढंग से, यदि पढ़ना है तो थोड़ा सा मेरे साथ देख लेना। जहाँ तक है पढ़ा देना हूँ मैं ऐसा, मेरा सब मूड था नहीं है तरीके उसका अलग से लेक्चर बना। जब अस्थमा का मान के चला, अब अलग लेक्चर नहीं बना रहा होता तो मैं उसको एक्सप्लेन करता अलग से। अब मैं अस्थमा का एक ही लेक्चर बना रहा हूँ, इसलिए तो अब वो अलग अस्थमा का ये चीज़ है। तो अब तो मतलब क्या देखना, मतलब पैथोलॉजिकल फाइंडिंग के लिए होता है, पैथोलॉजी में पूछेगा जो फिर ये तो कोर्कोमेरन स्पाइरल बताना चाहिए। तो मैकेनिज्म आप बता सकते हो, हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शन इस तरीके से पैथोलॉजी में पूछ सकता है। तो इस तरीके से कोर्कोमेरन स्पाइरल बताया तो मैंने, चारकोल लेटिन क्रिस्टल बताए थे मैंने, और एक बताई थी मैंने क्या होता है क्रियोला बॉडी। तो ये तीनों फाइंडिंग आपको पता होनी चाहिए। कोर्कोमेरन स्पाइरल क्या होता है, मिकस प्लाग रहते हैं, और इसमें क्या होता है चारकोल लेटिन क्रिस्टल किसके रहते हैं, इस तरीके से यूसिनोफिल के रहते हैं। और जो होता है कि जो हमारा क्रियोला वर्ड्स क्या होते हैं, जो इस तरीके से एपिथेलियम वगैरह जो होती है उसकी रिमॉडलिंग हो रही है एक तरीके से, तो वो छटके निकले क्योंकि इस तरीके से चेंज हो रही है इस तरीके से वो, इस तरीके से तो वो छटके निकलने वाली जो एपिथेलियम जो होती है इस तरीके से, वो होती है इस तरीके से क्रियोला बॉडी। तो इसलिए इसको चीज़ों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जरूर फॉलो करना है। इस तरीके से ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, शॉर्ट अटैक आए तो इस तरीके से सालबुटामोल हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट तब भी चलता ही है हमारा ये। हम्म और उसके अलावा जो हमारा जो एक चीज़ जो देखने को मिलती है, वो चीज़ देखने मिलती है उसको एक तरीके से जो सबसे अनएक्सपेक्टेड होती है, एक तरीके से वो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिफ्यूजन का मतलब है एयर जो एक्सचेंज जो होता है वो बढ़ जाता है। अब एयर एक्सचेंज जो कैसे बढ़ जाता है इस तरीके से, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया जो हुआ वो क्या बढ़ जाता है कंपेरेटिवली, ये चीज़ है। ठीक है, मतलब वैसे ही फंडिंग के रूप में याद रखना, क्योंकि काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है कि ज़्यादा ब्लॉक से ये समझ लेते हैं। जैसे उसमें बात करी थी जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सेंट्रल साइनस को जैसे आगे के चल के एयर जा नहीं रही, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। तो इसमें क्या है एक तरीके से, उसमें ये चाहिए कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ब्लड एरिया का, क्योंकि इस तरीके से होने को तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि इस तरीके से उसमें क्या है कि आपको छोटे रास्ता आगे चल के बंद कर देंगे तो उसको बंद करना ज़्यादा आसान है। इसमें मान के चले आपको सिम्टम जरूर दिखने के, लेकिन वो रास्ता कभी ढंग से बंद नहीं होता, जिसके कारण क्या है कि वो थोड़ी बहुत एयर आती है ना, तो वो क्या आदमी सक्षम हो जाता है कि थोड़ी बहुत एयर से काम चलाने के लिए। मैं कहना चाहूँ मतलब ये है, तो आदमी सक्षम हो जाता है थोड़ी बहुत एयर से काम कराने के लिए, जिसके कारण क्या है कि वो नॉर्मल से ज़्यादा डिफ्यूजन होने लग जाता है हकीकत में। क्योंकि जो मैंने बताया था कि जो ब्लड रिस्पॉन्स भी चलते हैं ना, क्योंकि मान के चला हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया सबसे बड़ा रिस्पॉन्स होता है एंजियोजेनेसिस के लिए। तो इस तरीके तो एंजियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखेंगे लंग्स में, जो किसी भी लंग्स चेक करेंगे तो आपको एंजियोजेनेसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरीके इन्फ्लामेटरी कंडीशन तो है ही, एक तरीके से इन्फ्लामेशन होते है तो वो उसके पास मार्कर्स की तो कमी होती नहीं है इस तरीके से। और टी एल्फा टू से असली तो टी जी एफ बीटा भी बना था, टी एल्फा टू सामान आ रहा ऐसे, मतलब पैथोलॉजी से कोलेट किया तो टी जी एल्फा टू बनाता तो टी जी एफ बीटा इसके लिए इसके लिए जिम्मेदार होता है, कोई वेस्टोलिटेड ग्रोथ फैक्टर भी प्रोडक्शन करता है वो। तो वो एक तरीके से क्या करता है, तो एंजियो जैसे बढ़ा देता है तो ब्लड वेसल ही इतनी ज़्यादा हो जाती है एक तरीके से कि उससे काम चल जाता है हमारा एक तरीके से, कि थोड़ी बहुत एयर जा रही हो उससे ही हम एक तरीके से, मतलब होने को तो ओवरऑल लेवल पे आपको साइनस से देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि साइनस से देखने को नहीं मिलेगा एक तरीके से, बस हो गया ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। साइनस से देखो देखने को मिल सकता है, लेकिन वो सीवियर कंडीशन में देखने को मिलेगा। मान लीजिए नॉर्मल लंग्स है हमारे, जिसमें एक तरीके से एयर जो एक तरीके आस पास पहुंच रही है तरीके एलिवेल है, तो उस पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होगा। ये मैं सोचने लगा ना कि ब्रोंकस पे एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से, बल्ले में एक्सचेंज स्टार्ट होगा, फेरेंस पे ब्लड वैसे मुझे वहाँ एक्सचेंज स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कि तरीके जो भी एयर पहुंच रही है उसका डिफ्यूजन बहुत ड्रास्टिक लेवल पे ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो एंजियोजेनेसिस है वो काफ़ी हद तक हमारा बढ़ गया। ये मेरा थ्योरी क्या है, ठीक है, मेरी अपनी थ्योरी भी दे सकता हूँ, बस कुछ नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं क्या बना मेरी मर्जी। तो उसके बाद ये रहता है हमारा इस तरह, ये हमारी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग हो गई। ठीक है, इरिटेंट वगैरह मैंने बताया तो कॉजेज वगैरह की, तो इस तरीके से जेनेटिक कॉज है। बाकी आपको उससे पूछता ही थी इरिटेंट बताना क्या, एलर्जी बता सकते हैं आपको, जैसे फैलन वगैरह रहेगा, या फिर इधर वायरल वैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस हुआ, कोविड-19 हुआ, या फिर इस तरीके से क्या हुआ एक्सरसाइज हुआ, जैसे कोल्ड एयर का एक्सपोजर हुआ तो बात हुई, एयर पोल्यूटेंट हुए, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हुए, या ड्रग्स है जैसे प्रोपानानोटो मतलब बीटा ब्लॉकर मान के लिए, बीटा ब्लॉकर हुए, या फिर इस तरीके से ऑक्यूपेशनल हुआ इस तरीके से किसकी का किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी हो सकता है।
तो उसके कारण क्या इस तरीके से ये सिम्टम आपको डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे हमने गोल्ड ग्रेडिंग की बात की तो इसमें भी ग्रेडिंग होती है, उसको गोल्डन नहीं नाम होता है, उसका कुछ अलग नाम होता है, उसका नाम भी पता नहीं है। बस ये जो उसमें तेरे पहले तो हमने डायग्नोसिस तो कराई नहीं पेशेंट, तो डायग्नोसिस करे हैं और इतने सारी रावण पाई। मतलब मेन चीज़ तो मैं ये था कि पैथोलॉजी आपको क्लियर रहे, क्योंकि क्वेश्चन पैथोलॉजी में पूछा जा सकता है। मेन उद्देश्य मेरा बताने का ये था। तो ये चीज़ होती है, इसमें क्या बताना पता है आपको। आफ्टर सीधे केस से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी केस आया अस्थमा का, तो अस्थमा से आपको थोड़ा बहुत बता देगा कि तरीके से हिस्ट्री से पता लगा सकते हैं अस्थमा का। बाकी आपको हिस्ट्री से ज़्यादा कुछ खास पता नहीं लग रहा, तो एक तरीके से अब क्या है, उसको जब उसको अटैक आ रखा हो या नहीं भी आ रखा हो, एक तरीके से कुछ हद तक चेंज तो मिलते ही है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह पोल्यूशन हो गया। तो उसमें क्या किया आप, क्या उसको ब्रोंको डायलेटर देते हैं, जिसमें साल्बुटामोल है। आपने करा है कि नहीं करा मुझे पता है, मैं पर्सनली करके देख रखा है। आपने नहीं करा तो आप चाह सकते हैं। आप आरबीएम हॉस्पिटल की फर्स्ट फ्लोर के कौन सा रूम है, शायद 210 रूम, 110 रूम था या 108 था शायद, उसमें रूम में जाके देख सकते हैं। ये चीज़ है, मतलब हकीकत में करके देख लेना। स्पायरोमेट्री का मेरे पास वीडियो रखा होगा, बस पता नहीं बहन के लौड़ा ने ढंग से ना बनाया वीडियो। ये चीज़ें तो हकीकत में उसका ये रहती थी, उसको थोड़ा सा देख लेना। वो अब स्पायरोमेट्री का अंदाजा जरूर लग रहा है, ये स्पायरोमेट्री कैसा काम कर रही है मेरे एक चीज़ से है आगे, जहाँ तक आपने देख ली होगी काफ़ी हद तक। तो उसमें जो क्या अस्थमा में क्या वो ऊपर मतलब स्कूप पैटर्न हमारा बनना था। लेकिन क्या जो ब्रोंको डायलेटर जो देने में क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, जो स्कूप वाला पैटर्न है वो उतना स्कूप नहीं रहेगा। और जैसे लिखित भाषा में बात करी चले तो उसमें क्या 70% से कम हो जाता है। लेकिन जो FEV1 जो मैंने बताया था, FEV1 के लिए बात कर रहे हैं, तो FEV1 में जो है एक तरीके से, तो वो FEV1 के लिए बात करते हैं तो स्टेजिंग की जैसे वो तो हमने डायग्नोसिस करते 0.7 के लिए। फिर जब क्या ब्रोंको डायलेटर देने के बाद हम चेंज करते हैं तो COPD में तो क्या कि वो इंक्रीज नहीं करता। लेकिन जो हम अस्थमा की बात करते हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज कर जाता है, वो 12% का इंक्रीज रहता है, या फिर 12% के अलावा 200 ml जो शब्द यूज कहते हैं वो उसका इंक्रीज आता है वॉल्यूम में। एक तरीके से फर्स्ट में हमें 200 ml से ज़्यादा एक तरीके से एयर एक्सीड बराबर ब्रोंको डायलेटर देते हैं। तो ये चीज़ है, 15 मिनट की बात करना है, इस तरीके से ब्रोंको डायलेटर देना। बस 15 मिनट के बाद आपको रिलैक्स करना है उसको, उसके बाद आपको करना है इस तरीके से। तो उसमें आपको इस तरीके से 12% यानी 10%, मतलब इस तरीके से 10 से 12% की कट ऑफ रखी जाती है, उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके अलावा 200 ml से आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट ज़्यादा ही मिलता है, ऐसा नहीं कि 12 मिनट से मुझसे 20-30% तक इंप्रूवमेंट मिलता है। तो 12% ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल रहा है तब उसको रेड करेंगे, उसके अलावा उससे नीचे तो कंसिडर नहीं है। COPD में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है, थोड़े वन घंटे में थोड़ी बहुत ड्रग नीचे भी तो पहुंचेगी ना, ऐसे ना ऊपर ऊपर रह जाएगी ये चीज़ है। तो इस प्रकार हमारे एशिया में इंप्रूवमेंट मिल सकता है। उसके अलावा हम इसको जैसे CVIT क्राइटेरिया में बताया तो उसके आधार पर सभी क्लासिफिकेशन कर रहे थे। उसमें मतलब 80 से ऊपर में बताया था 0, इसमें हम इस पर क्या बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं 70 से 80 पर हम माइल्ड की बात करते हैं। फिर आप घटाते चलिए, फिर 40 से 60, 40 से लेकर 59 तक, मतलब 20 कर दिए, 40 से 59 तक कैसे मिलेगा, इतने से मॉडरेट, और इसमें सीवियर तक पहुँचता है इस तरीके से 40 से नीचे सीवियर। और यदि मान के चले कहता है रेस्पायरेटरी अरेस्ट हो गया तो स्टेटस अस्थमैटिक के साथ ही साइलेंट चेस्ट बन जाता है। उसमें क्या आ जाता है, करीब 25% से भी नीचे आ जाती है ये। ठीक है, मतलब थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, मुझे भी याद नहीं ढंग से तो सच बताऊँ तो। इसमें जो और टेस्टिंग की जाती है वो एक तरीके से ये की जाती है। अब वो क्या क्या देंगे टेस्टिंग में, एक तरीके से टाइप 2 हेल्पर सेल में कुछ ज़्यादा मिलेंगी, यूसिनोफिल ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा मास्टर और डीकन्वर्जेशन मिलेगा, एक तरीके से मास्टर ज़्यादा मिलती हैं। उसके अलावा जो मेन जो चीज़ कही जाती है वो किया जाता है FeNO, इस तरीके से क्या एक्सेल एनो टेस्ट किया करता है, इस तरीके से फंक्शनल एक्सेल एनो, जो कि क्या है कि आपको 25 से 50% से ज़्यादा देखने को मिलेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूसिनोफिल काउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, उस फूड में भी यूसिनोफिल ज़्यादा मिलेगी। कौन सा फैक्टर है, इंटरल्यूकिन 5 है। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। काफ़ी बार यही तरीके से हमको वो वाले सिम्टम दे रखा होता है अस्थमा के, काफ़ी बार यूसिनोफिलिक अस्थमा भी कह देते हैं वो। उसमें काफ़ी बार ये इंटरल्यूकिन 5 एक तरीके से खाद रहती है, तो इंटरल्यूकिन 5 के लिए हम कैटेगरी रखते हैं इस तरीके से ड्रग्स की पावर यूसिनोफिलिक अस्थमा के लिए ये। तो एक तरीके से एक और मैंने बताया था कि मैथकोलिन चैलेंज टेस्ट करते हैं इस तरीके से। मैथकोलिन चैलेंज टेस्ट में क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया मस्कारिन रिसेप्टर क्या काम होता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करने का काम होता है मस्कारिन रिसेप्टर पे। तो इस तरीके से उसको डाल दें तो मतलब ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का। तो मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत भी कंस्ट्रक्शन हुआ, चाहे किसी कारण से ड्रग डाल दिया आपने से कारण हुआ, पोल्यूशन आएगा, क्योंकि पोल्यूशन में भी थोड़ा सा इन्फ्लामेशन मिलेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तो डेवलप होगा।
पॉल्यूशन हुआ, एलर्जन तो क्या बहुत बड़ी चीज़ हुई। अगर वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इस तरीके से थोड़े बहुत लेवल पे यदि बन गया ब्रोंकोस्ट्रिक्शन हुआ तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फंक्शनल डिफिशिएंट देखने मिल जाते हैं। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि उसने क्या कि मान के चले अपने हार्ट के लिए, जब भी हम बात करते हैं हार्ट अटैक के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा था कि उसमें जो हार्ट रेट तो है एक तरीके से बढ़ा, वो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा के चल रहा है अपना, क्योंकि एक तरीके से उसको हार्ट रेट कम करनी है। मान के स्ट्रोक वॉल्यूम में थोड़ा बहुत भी दबाव पड़ा तो उसको अपने हार्ट रेट बढ़ानी पड़ी, और हार्ट रेट बढ़ाई उसने तो एक तरीके से उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी। अब हार्ट पे क्या कुछ चलेगा, ये चीज़ें तो इस प्रकार से लगा सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से उसमें आता है तो मैंने डिफ्यूजन जो है तो सी जो O2 डिफ्यूजन वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो शरीर ने अपने आप को ढाल लिया कि एक तरीके से उसको थोड़ी बहुत एयर भी मिले तब भी वो कम चलाएगा। मान के चलो शराब में कुछ भी अपने शरारत के कारण वो एयर थोड़ी बहुत मिल लेते वो भी कम हो गई, तो भैया उसकी तो एस्थेटिक कर होना तय ना, तो इसलिए उसमें बहुत तेजी से सिम्टम देखने को मिलते हैं। हाँ, ये जो सिम्टम हकीकत में वो उसमें वो एयरवे में कुछ खास चेंज नहीं है, एयर में तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन जितना इरिटेट होगा उतना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन क्या है कि वो एयर जो जा रही थी वो पूरा उसका यूटिलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि आप जो सांस ले रहे हो उतनी एयर अपनी जा नहीं रही रियलिटी में। अस्थमा का आदमी सांस लेता है तो पूरी एयर जाती नहीं है अंदर तक, वो ऊपर की ऊपर ही बाहर निकल जाती है, तो उसमें जो थोड़ी बहुत एयर जा रही होती है उसके लिए ज़रूरी होता है इस तरीके से आप याद करना। तो मैंने जो हाइपरवेंटिलेशन जो होता है इस अस्थमा में बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसमें क्या तरीके से आप सांस ले रहे हैं लेकिन वो एयर जा नहीं रही है, जो यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। हाँ, तो आपको फिर यदि ऐसे कंडीशन में आप ब्रोंकोस्ट्रिक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा फंक्शनल डेफिशिएंट आ जाएगा, जिसके कारण हम टेस्ट यूज करते हैं मेथकोलिन सेंसिटिविटी टेस्ट। ये अब हम आते हैं एक तरीके से किसके ऊपर, एक तरीके से एग्जर्वेशन के लिए बात करते हैं, एग्जर्वेशन की सीवियरिटी के लिए, जिसमें बात ये करते हैं जो नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं तरीके से टॉक आदमी बातचीत कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यदि मान लीजिए बातचीत कर पा रहा है ठीक ठाक है, ये तो माइल्ड कंडीशन है। यदि मान लीजिए जो जो ऐसे कुछ छोटे मोनोस लेवल बोल पा रहा है तो ये तरीके सीवियर है। और मान कर चले क्या था वो ना लास्ट कंडीशन बताई स्टेटस एसिमेट्रिकस बताई थी, तो वो उसमें कंडीशन क्या आदमी बात ही नहीं कर पाएगा इस तरीके से, इमीडिएट रेस्पिरेटरी अरेस्ट होती है, उसमें बातचीत नहीं कर पाता है। ये उसमें बात क्या चलें तो आपको साउंड के नाम पे क्या देखने को मिलेगा, साउंड के नाम में आपको रोंग का ही देखने को मिलता है, तो इसमें एक तरीके से जो जैसे जैसे बढ़ जाएगी धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, तो माइल्ड में थोड़ी सी छोटी कम लेवल में मिलेगी, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लाउड मिलेगी, उसमें मिलेगी नहीं क्योंकि आदमी सांस नहीं ले पा रहा है ढंग से, क्योंकि साइलेंट टेस्ट हो गया उसका। तो ये चीज़ है। और जैसे उसमें तो एक्सपायरेटन नहीं मिलेगी, उसमें एक्सपायरेटन और इंस्पायरेशन दोनों मिलता है। रोंग का वाली फाइंडिंग जरूर याद रखनी है, रोंग का आपको जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो रोंग का उपयोग बहुत ज़्यादा रहता है इस तरीके से फाइंडिंग लिखने के लिए। तो बेहतरीन बाकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सारी चीज़ बताएंगे इस तरीके से। उसमें इस तरीके रेशियो कितना आता है वो हमें पता था, 70 से 70-80% तक था, उसमें 40 पे था और उसमें घट घटा के 25 से भी नीचे रह गया। ये PaO2 की बात करते हैं तो लास्ट कंडीशन में साइनोसिस डेवलप हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, उसमें साइनोसिस हमको डेवलप देखने को मिलेगा। ये जिस प्रकार से आप चरणों को पहचान सकते हैं। अब मेन जो चीज़ आती है वो आती है ड्रग्स पे और मैनेजमेंट पे। मेन जो इतनी रामायण जो करी हमने वो यही पूछता है आपसे, इसका अलग से टॉपिक चैप्टर बना हुआ है, जो कि मैं चाह रहा था कि अलग से यहाँ तक इस तरीके से मैं उस लेक्चर में जुड़ गई, इसको चैप्टर अलग से बना लेते। चल अब क्या ही कर सके, हम यहाँ से एक तरीके से दिखने को बन जाता है कि लिख के मैं बताऊँगा तो वो आ जाएगा क्या, मुश्किल लग रहा है मुझे तो। चलो ठीक है, तो हम आते हैं इस तरीके से टॉपिक पे, कौन से माइल्ड से मॉडरेट अटैक बिल्डअप हो रखे हो तब क्या करते हैं, तो माइल्ड से मॉडरेट अटैक होता है बीटा ब्लॉक एगोनिस्ट यूज़ करते हैं तरीके से मैंने बताया था। और उसके अलावा इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमको शुरुआत से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए उसके सिम्टम बिल्ड हो गए तो वो भले ही वो सिम्टम कभी कभार दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये उसके दिक्कत उसके बहुत पहले से आ चुकी थी। हाँ, मतलब एक तरीके से ये चीज़ भले ही बच्चे में भी मिल सकता है कि ये चीज़ तो बात है, अब ये कह रहे बच्चे में मिल रहा है, आप तो ये कह रहे थे बच्चे में भले ही मिल रहा हो, लेकिन हकीकत में उसमें जो चेंज है वो पहले से स्टार्ट हो गया ना, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन तो पहले भी आ रही थी ना। मतलब होने को तो भैया आदमी कितना भी सुरक्षित रहे, जो थोड़ा बहुत डस्ट के एक्सपोजर में तो आता ही है ना। अब बिल्कुल ही छोटे मोटे डस्ट के एक्सपोजर से इस तरीके से उसमें तो वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन तो हुई है ना, म्यूकस का प्रोडक्शन तो बढ़ी है ना। दिक्कत उसके कारण ही ना, अरे मेन डस्ट का एक्सपोजर जो हो रहा है वो तो इन्फ्लामेशन, मैंने मान लिया डस्ट का एक्सपोजर वैसे भी होता तब भी इन्फ्लामेशन तो चलता ही है ना, छोटे मोटे लेवल पे इन्फ्लामेशन चलेगा नहीं तरीके से, बाहर वगैरह कोई फॉरन पार्टिकल चला गया अंदर तो इन्फ्लामेशन नहीं चलेगा क्या, चलेगा ना। लेकिन ये कि तरीके से थोड़ा बहुत ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करना है, पहले उसको दिक्कत नहीं आ रही थी, पहले का मतलब मेरे की तरह से नॉर्मल आदमी को उतनी दिक्कत नहीं आती जितनी की तरीके अस्थमा वाले आदमी को आती है। ये चीज़ आप समझ रही अंतर क्या रहता है। अस्थमा का आदमी नॉर्मल केस में आपको सेम दिखेगा सही,
वो सीओपीडी में नहीं, सीओपीडी में तो हर समय कुछ ना कुछ के होता रहेगा। इसमें वो नॉर्मल केस में आपको नहीं देगा, लेकिन वो थोड़ा सा नाजुक हो जाएगा एक तरीके से कंपेरेटिवली। डिसैपनिया से कंपेरिजन मत कर देना। डिसैपनिया का मतलब ये कि उसमें तो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा तभी हो सकता है, जो कार्डियक हो जाए परमानेंट को कुछ भी हो सकता है। इसमें तो मतलब आदमी को बैठे बैठे भी हो सकता है, और बैठे बैठे आदमी नॉर्मल भी हो सकता है। भाई उसमें हमने MMR4 बात करी थी, उसमें आदमी बैठे बैठे को दिक्कत आ रही है, लेकिन उसमें क्या आदमी को बैठे बैठे दिक्कत आ भी जाएगी, बैठे बैठे वो और हो सकता है आदमी अच्छी खासी एक्सरसाइज करे तब भी वो नॉर्मल है। अरे होने को छोटे मोटे हाल सीवियर एक्सरसाइज करेगा तो कह रहे एग्जर्वेशन आ गया उसके, लेकिन हो सकता है कि एक तरीके से ठीक ठाक एक्सरसाइज करे मॉडरेट लेवल की, लेकिन तब भी उसको कोई सिम्टम वगैरह क्रिएट नहीं हो। ये चीज़ भी हो सकती है क्या, क्योंकि उसमें हमें क्या कि एक तरीके से उद्देश्य ये जानना एक तरीके से उसमें कि एक तरीके से उसमें ये कि वो प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेशन तब भी हो, तब वो कैसे सिम्टम क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा जब भी हम करते थे स्ट्रेस टेस्ट करते थे या फिर ट्रेडमिल टेस्ट करते थे इतनी तो एंजाइना को पहचानने के लिए, तो उसमें एंजाइना इसके बाद नहीं है, तो उसमें थक्का वगैरह भी इतनी तो पहले ही जम चुका होता है। इस तरीके से एंजाइना का मतलब ये नहीं होता कि उसी समय थक्का जम रहा होता है, थक्का वगैरह पहले जम चुका होता है, लेकिन बस उसको पहचानना होता है कि कितने लेवल पे आता है। तो हम उसमें कहते थे हार्ट रेट बढ़ा दी, हार्ट रेट बढ़ाई तो सप्लाई जो एक तरीके से पहले ही कम चल रही थी, पहले ही कम सप्लाई से काम चला रहा था आदमी, और कम हो जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा सीवियर देखने सिम्टम देखने को मिलेंगे। ये ये चीज़ आपको काम आती है, ये चीज़ समझने में। अब जानने गॉट इट, अब कोई भी मत पूछना इस्तेमाल के बारे में, सीधा ट्रीटमेंट का दे देंगे वो। ये चीज़ है तो ट्रीटमेंट में आया था माइल्ड टू मॉडरेट में एक तरीके से क्या कहते हैं बीटा एगोनिस्ट थे, कौन थे फॉर्मेट्रॉल यूज़ करते हैं, लोग के बीटा एगोनिस्ट बताया था मैंने, तो फॉर्मेट्रॉल यूज़ कर लेते या इंडाकेट्रोल बताया था, इंडाकेट्रोल तो भी याद हो गया होगा सबन को। तो इसमें क्या कहते हैं इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें आता है जैसे फ्लूटिकासोन, बेग्लोमेथासोन और बुडेसोनाइड आते हैं एक तरीके से, ये तीन रहते हैं उसमें, इतने दिन से ही काम चल जाएगा, फ्लूटिकासोन बुडेसोनाइड वगैरह इससे याद होना चाहिए। फ्लूटिकासोन, बुडेसोनाइड और बेक्लोमेथासोन, मैंने शायद नाम इसके पहले बताए नहीं थे आपको। ये मान लीजिए चला एक्यूट अटैक आ गया सीवियर अस्थमा, तो क्या करेंगे तरीके से साल्बुटामोल यूज़ कर सकते हैं, इतने डेबुलाइजेशन के साल्बुटामोल उसके सिम्टम को कम करने का प्रयास करेंगे ये। उसके अलावा क्या करेंगे, आपको उसको IV हाइड्रोकोर्टिसोन देखना पड़ेगा, IV हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे कोई तरीके से हम चाहते हैं, खाली बात इन्हेलेशन की कोशिश हो सकता है काम में चला, तो इन्फ्लामेशन रोकने के लिए आपको IV भी इंजेक्ट करना पड़े हाइड्रोकोर्टिसोन ये। एंटी कोलिनेटर्स भी दे सकते हैं तरीके संग में, जो कौन सी देंगे एप्राटोपियम ब्रोमाइड, क्योंकि एक्यूट अटैक है, हमें इतना लंबा रेस्पॉन्स चाहिए थियोट्रोपियम वाला ब्रोमाइड वाला। वो फ्लूटिका फॉर्मेट्रॉल को यूज़ करते तरीके से, फॉर्मेट्रॉल साल्मेट्रॉल भी करते हैं, दो लोगों में फॉर्मेट्रॉल एक तरीके से इसलिए यूज़ करते हैं कि ये फास्ट एक्टिंग भी होती है, तो एक तरीके से फास्ट क्योंकि मान लीजिए शॉर्ट लेवल पर अटैक भी आ रहा है तब भी हम उसको फॉर्मेट्रॉल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तो हमारे लंबे टाइम रिस्पॉन्स देगा, जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे इस तरीके से। ये इप्राटोपियम ब्रोमाइड याद रखना, उसमें थियोट्रोपियम ब्रोमाइड, क्रॉनिक COPD में थियोट्रोपियम ब्रोमाइड है उसे यूज है, क्योंकि इस तरीके उसमें हमारे लिए जरूरी नहीं है। मान लीजिए कुछ बहुत ही यदि खतरनाक चीज़ हो गई तो एक अलग बात है, उसमें एक्यूट अटैक आता ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें तो यदि आदमी को सिम्टम है तो प्रॉपर टाइम तक सिम्टम है, यदि है नहीं तो बिल्कुल नहीं है। COPD में अटैक वगैरह चक्कर तो नहीं है ना इसमें, इसमें अटैक वगैरह चक्कर है, तो इसलिए मैं बताया इसमें शॉर्ट एक्टिंग जो होती है उसका भी यूज रहता है। और उसके अलावा जो लास्ट में आती है हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ कर लेते हैं इसमें एक तरीके से, क्योंकि क्या है तेरे स्मूथ मसल की कैल्शियम को कम कर देते हैं, स्मूथ मसल ही पूरी तेरी रिलैक्स हो जाएगी तेरी ब्रोंकोस की, तो फिर तेरे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन में काय होगा ये। ठीक है, तो अब हम आते हैं तरीके से कंट्रोल मैकेनिज्म पे, क्योंकि तो हमने सीधे ट्रीटमेंट में बता दिया था इसका, थोड़ा सा कुछ लेवल पे जैसे मतलब अटैक होता है ना मॉडरेट लेवल पर अटैक आ रखो, उसमें अटैक आ रखो, मतलब जैसे और ड्रग की थेरेपी बात कर रहे हैं इधर अदर थेरेपी, तो इस तरीके से क्या आता है इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड वो यूज़ कर देते हैं, इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड लांबा ये बताइए थी, कंट्रोल वगैरह माइल्ड टू मॉडरेट हुआ या सीवियर अटैक भी आ रखा हो तब भी हम उसको यही यूज़ करते हैं तरीके से, तो इस तरीके से कंट्रोल थेरेपी तो ये होती है। बाकी और जो ड्रग आती हैं वो कौन कौन सी आती है तो ये पता होना चाहिए आपको। तो और जो ड्रग आती हैं वो आती है हमारे एक तरीके से ल्यूकोट्राइन से रिलेटेड, क्योंकि उसमें बताया था मैंने ल्यूकोट्राइन जो होता है मेन फैक्टर रहता है, लेड फेट रिएक्टेंट रहता है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में। कौन से आता है मोन्टेलुकास और जेफ्रेलुकास। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से, पर्सनली मेरे पास एक क्वेश्चन आया था शायद बड़ा क्वेश्चन था एक तरीके से, कि इस तरीके से आपसे दो चीज क्वेश्चन पूछे गए थे कि मोन्टेलुकास जेफ्रेलुकास जो होता है ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर होते हैं उनका ज़्यादा उपयोग होता है एंटी हिस्टामिन से
अस्थमा में क्यों, तो उसके लिए उसमें ये लगाना था कि जो उसमें ब्रोंकोडायलेशन एक्शन जो होता है अस्थमा एंटी हिस्टामिन का जो भी रहता है, मतलब ब्रोंकोस्ट्रिक्शन वाला जो एक्शन रहता है वो हिस्टामिन का भी रहता है और ल्यूकोट्राइन का भी रहता है। जो अस्थमा वाला जो होता है इस तरीके मेन मैकेनिज्म जो रहती है वो ल्यूकोट्राइन रहती है, ना कि इस तरीके से वो एंटी हिस्टामिन का, जिसका क्या मोन्टेलुका, जेफ्रुलुकास और जेलूटोन इस तरीके से सारी ड्रग मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ। तो इसलिए इनका उपयोग हम कर सकते हैं लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आ रखा है मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में आया था मेरे साथ, जहाँ तक मेरे ध्यान है, तो इसलिए ये चीज़ है। तो मैं सब सारे एग्जाम एक्सपर्ट को भी कवर करना जरूरी है मेरे लिए, ये चीज़ है। फिर हम आते हैं और ड्रग्स पे, तो जैसे हमने बता दिया था, जैसे अब कौन से बच गए जैसे, अरे हाँ अब आते हैं इतने तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे है। हाँ तो अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अब पढ़नी नहीं पड़ेंगी आपको। तो इसमें आता है एंटी आईजीई के लिए याद करते हैं, वो आती है हमारे ओमालीजुमा। ये ओमालीजुमा भी याद कर ली होगी, ओमालीजुमा। और कौन सी अस्थमा के लिए यूज करते हैं, तो PDE4 को यूज कर लेंगे, इस तरीके से रोगोमिलास यूज करते हैं। उसके अलावा थियोफाइलिन अब वो यूज नहीं करते, कर सकते थे लेकिन अब वो लिख के आने में कहा जा रहा है, हालांकि मतलब नॉट यूज अब रिसेंटली कर देना इस तरीके, तो इतनी मल्टीपल एटी अटैक की घड़ी है बिल्डअप हो जाता है। उसके अलावा कौन से यूज करते हैं इस तरीके से, इंटरल्यूकिन 4-13 के लिए इस तरीके से एक ही ड्रग यूज हो जाएगी, जिसका नाम क्या होता है ना, डुप्लीमाब। तो डुप्लीमाब हम यूज कर लेते हैं इस तरीके से। 4-13 वगैरह जो फंक्शन था इस तरीके से कौन सा, एलर्जिक वाला, एलर्जिक के साथ यूसिनोफिलिक भी हो रखा हो तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एलर्जिक प्लस यूसिनोफिलिक आपको दे रखा हो तो हम क्या यूज करेंगे, डुप्लीमाब यूज करेंगे। कोई तरीके से इसका यूसिनोफिल लेवल पे भी काम होता है, एलर्जिक लेवल पे होता है, यूसिनोफिल के बढ़ाने का भी काम है। इंटरलोकिन जो 5 होता है सेपरेट काम होता है किसमें, एक तरीके से यूसिनोफिलिया के रूप में। इसमें कौन सी ड्रग आती है, हमारे मेपोलीजुमाब आती है, मेपोलीजुमाब और रेसलीजुमाब। अब ये यार लिख के ज़्यादा सही रहता है, तो ये आते हैं मेपोलीजुमाब और रेसलीजुमाब होती है, लिख के जरूर रख लेना। एक बार मैं लेक्चर थोड़ा सा निकालूंगा इंटरल्यूकिन वगैरह इनके का कि सारे हम एजेंट बताएंगे, जैसे कैंसर वगैरह जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं इसको बताऊंगा ये चीज़। तो मैं इसको क्या लिखना बनेगा, अब तो ये चीज़, तो तब तक के लिए अब याद रखना है तो बढ़िया, नहीं रखें तब भी ठीक है। ये काफ़ी क्योंकि मेन जॉब मैंने हमको बतानी थी इस तरीके से लावा लामा वगैरह, और जो इस तरीके से मैं ल्यूकोट्राइन की बतानी थी और बस कार्निक वाली बतानी थी और कहते हैं फास्फोडाइस्टेज वाली बतानी थी, वो तो सारी मैंने बताई थी। ये अबे यार एक और ज़्यादा यूज कर सकते हैं, क्रोमाइलोन यूज बादशाह के डिक्लोरेशन को यूज कर रोकने के लिए यूज कर लेते हैं इसको। मेन जो आपको याद रखनी है वो इस तरीके से कि घीना गाइलैंड ऑफ अस्थमा के ट्रीटमेंट की, तो घीना गाइलैंड क्या कहलाती है, घीना गाइलैंड कहलाती है इस तरीके से कि किस प्रकार के शंटा मारे, क्योंकि अटैक कितने आ रखे हैं। तो मेन जो मैंने बताया अटैक में आते तब दिक्कत है, लेकिन ट्रीटमेंट उनका रेगुलर चलता है। तो उसमें मान के चले यदि हम इसको क्या हुआ, एक ही अटैक आता है मान के चले सिम्टम के नाम पे, एक या दो से एक अटैक आते हैं मंथली, तो उसमें क्या किया हम उसको लो स्टेरॉइड कार्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है। ये मान के चले यदि उसको क्या 2 से ज़्यादा अटैक आते हैं मंथ में, तो तब भी जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब भी देंगे इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड, दोनों कंडीशन में रहता हूँ। और इसमें फॉर्मेट्रो सबसे बढ़िया रहता है क्योंकि फास्ट एक्टिंग भी होता है और एक तरीके से ये आपको लॉन्ग टाइम तक रिलीफ कराएगा। ऐसा नहीं कि एक तरीके से जस्ट अटैक आ गया उससे जस्ट दूसरा बाद एक्सरवेशन दूसरा अटैक आ गया, तो वो ठीक ठाक टाइम लंबा आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है ये, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर लिया जाता है। इसमें लो डोज में देते हैं, पहली कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में लो डोज में देते हैं, लेकिन उसमें क्या है तरीके से काफ़ी बार हुआ है नाइट टाइम वर्कनिंग करा रहे हैं तरीके से बार बार, तरीके मतलब जैसे थोड़ा बहुत भी कोल्ड का एक्सपोजर आ गया तो इस तरीके से उसमें सिम्टम आ गया। ये ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आदमी और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, इसका मतलब ये है कि म्यूकस का प्रोडक्शन है और ज़्यादा कर, लेकिन हिलकर नई तरीके से रीमॉडलिंग ज़्यादा सही शब्द होगा, तो रीमॉडलिंग बहुत ज़्यादा होगी, उससे भी और भी ज़्यादा होगी। तो हमें क्या इस तरीके से डेली चाहिए, तो डेली लो डोज हम क्या करते हैं इस तरीके से इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। मानिए जाए यदि लो डोज से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जैसे मानिए सेफ सिम्टम लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो उसको मीडियम डोज करेंगे। मान के चलिए सीवियर लेवल पर कंडीशन पहुँच रही है तो हम हाई डोज यूज कर लेते हैं। ये चाहिए तो गीना में स्टेज 2, 1, 2, 3, 4, 5 से याद रखना। 5 में क्या यूज़ करेंगे, हाई डोज। 4 में क्या यूज़ करेंगे, मीडियम डोज। 3 में यूज़ करेंगे लो डोज, डेली। उसमें क्या रहेगा इस तरीके से एज यू नीडेड लो डोज में। ये तो इस प्रकार ठीक है सिस्टम, आप ज़्यादा है आप जान गए होंगे अस्थमा के बारे में, तो और कुछ खास जानने को है नहीं अस्थमा के बारे में, तो ये चीज़ है। हम आते हैं अगला टॉपिक, जो इस तरीके से क्या कहते हैं मीडियम साइज वेसल थी। मीडियम साइज वेसल का मतलब है कि मीडियम साइज बंकर जी की जो हमारी मोटाई डायमीटर है वो इस तरीके से 2 mm से ज़्यादा हो
उनकी बात कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा, हमारे मीडियम साइज ब्रोंकाई में एक तरीके से वो क्या होगा, एक तरीके से फ्लूइड का म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ जमा होगा, जिसके अंदर थोड़ी सी डायलेटेड भी दिखती है एक तरीके से। हालांकि डायलेशन का कोई उपयोग नहीं कि एयर पास कर जाएगी, ये है इस तरीके एयर तब भी पास नहीं कर पा रही। तो ये आते हमारे ब्रोंकोटेसिस में डेवलप होती है। इसमें क्या देखने को मिलता है, मेन जो इसमें चीज़ों को भी याद रखना जरूरी है वो है आपके लिए इसमें एक्सरे फाइंडिंग, सबसे एक्सरे और HRCT फाइंडिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरे जो फाइंडिंग मिलती है उसमें एक तो मिलती है आपको ट्रम ट्रक अपीयरेंस एक तरीके से। दो प्रकार के ब्रोंकोटेसिस होती है, तो वेरिकोस सिस्टिक ब्रोंकोटेसिस होती है, ट्यूबुलर ब्रोंकोटेसिस होती है, इस तरह से वेरिकोस ब्रोंकोटेसिस होती है। तो उसमें क्या होता है, वेरिकोसल डायलेशन देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके से वेरिकोस वेन नहीं होती, इस तरीके से ये वेन्स की मतलब इतने चल रहा है, थोड़ा सा कॉन्स्टेशन हुआ फिर दोबारा डेवलप हो गया, फिर यूँ कॉन्स्टेशन फिर दोबारा, जैसे मोतियों की माला नहीं होती इस तरीके से जुड़ी तो रहते हैं, वो उस प्रकार का सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है कि हमको एक जो जिसमें देखने को मिलता है, हमको बहुत राउंड डायलेशन देखने को मिलते हैं। उसमें ऐसे ही तो उसमें तो कुछ खाली जगह भी आ रही है, उसमें खाली जगह ही नहीं है, शिस्ट बनना है शिस्ट, इस तरीके से क्या होगा सिस्टिक ब्रोंकोटाइटिस। इसमें क्या आपको खाली लाइन ही मिल जाएगा, उसमें कुछ तो दिक्कत नहीं है। जैसे क्या होता है ट्रांसमीटर का पीरियड, तो ये चीज़ें तो ऐसा आप बता सकते हैं कौन सी 3 प्रकार होगी क्या, इधर ट्यूबुलर ब्रोंकोटाइटिस, ब्रेकोस ब्रोंकोटाइटिस और सिस्टिक ब्रोंकोटाइटिस। तो सिस्टिक ट्यूबुलर ब्रोंकोटाइटिस में से मैं बार बार बता रहा हूँ, पता होना चाहिए ट्रम ट्रक अपीयरेंस ये। और बाकी कुछ में ब्रोंकोटाइटिस में आपको दूसरी फाइंडिंग जो मिलती है आपको HRCT वाली फाइंडिंग होता है ना, HRCT में क्या मिलेगा, तो ट्रम ट्रक अपीयरेंस मिलेगा, और एक जो क्या मिलेगा दूसरा सिग्नेट रिंग अपीयरेंस मिलेगी। सिग्नेट रिंग अपीयरेंस का मतलब क्या है, एक तरीके से जो ब्रोंकियल है वो तो वो डायलेटेड हो गया क्योंकि में म्यूकस जमा हो गया, लेकिन उसका जो बगल में वेसल थी वो तो एक तरीके से सेम ही है ना अभी भी। तो जो वेसल से एक तरीके से जैसे ब्रोंकस है वो तो इतनी है, मान के चले ब्रोंकस है वो तो इतनी है, मैं क्या बात करूँ, ब्रोंकस है वो तो अभी एक तरीके से ब्रोंकस है वो तो इतनी है अभी भी, इस तरीके से बढ़ा लो बहुत बड़ी है इस तरीके से ब्रोंकस हमारी वो। और जो हमारा एक तरीके से जो ब्लड वेसल है वो इतनी छोटी रहेगी, तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है ना रिंग सी बननी, इस तरीके से ये पूरी है उस पर रिंग मोती की माला चल रही है, तो इस तरीके से क्या हो गया हमारी ये चीज़ डेवलप हो गई सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये याद रखने चाहिए। ये इसमें जो आपको याद चीज़ रखनी है, ये इसमें बहुत सारे कोड मिल जाते हैं, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कौन से कोड में कौन सा आदमी इन्वॉल्व मिलता है। मतलब मेन तो इसमें बहुत सारे कोड, जैसे TB हुआ, नॉन TB हुआ इन्फेक्शन, मेन जो इसमें तो 2 सिंड्रोम मिलते हैं, कौन से, एक तो कार्टाजेनस सिंड्रोम और एक तरीके से सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें आपको बहुत सारे सिम्टम देखने मिले। कार्टाजेनस सिंड्रोम में क्या होता है, क्योंकि मेन जो मैंने बताया था इस तरीके से इस कंडीशन में 2 से ज़्यादा सीलियरी क्लियरेंस नहीं हो रहा है, इस तरीके से जब म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है उसका, या फिर हो सकता है कि म्यूकस प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा हो रहा हो, म्यूकस मतलब प्रोडक्शन हो रहा है वो इतना डार्क है कि सीलियर क्लियर ही नहीं करवा रहे है ना। तो ये चीज़ है, मतलब इस तरीके से मैं तो इन्फेक्शन की हिस्ट्री जरूर मिलेगी इसमें किसी न किसी की, बचा जाए एलर्जी पल्मोनरी पेस्पाइरोसिस, या फिर इस तरीके से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, या फिर सार्कोडोसिस, रेडिएशन एक्सपोजर, या फिर इस तरीके से TB हुआ, निमोनिया हुआ, पर्टुसिस हुआ, ये इस तरीके से एस्पिरेशन हुआ, जैसे मान लीजिए माइक्रो एस्पिरेशन मिल रहा है, तो ये चीज़ें तो ये सबकी को हिस्ट्री जरूर देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, मेन क्या कहते हैं तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, या फिर इस तरीके से कार्टाजेनेस ट्रूबेको वाले इसमें जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रखा है, या फिर इस तरीके से बोंगो एस्पाइरोसिस हो रखा है। एसोसिएट सिंड्रोम आप पहचान सकते हैं कैसे क्या है क्या नहीं, सिस्टिक फाइब्रोसिस कार्टाजेनस सिंड्रोम एपिडेमिक सिंड्रोम में। कार्टाजेनस सिंड्रोम में जैसे बात करें तो सीलियरी इनफर्टिलिटी वगैरह कैसे, मतलब पक्षी में टॉपिक से रिलेटेड नहीं चाहिए। तो मेन जो आपको याद रखना है, इस तरीके से इसमें अपर लोब में कौन सी पैथोलॉजी हो सकती है, लोअर लोब में और इस तरीके से मिडिल लोब में। तो अपर लोब के लिए आपको याद रखना है इस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एजल पल्मोनरी वेस्पर्जिलोसिस। बीच में का जो मॉडरेट जो मिडल लोब है उसके लिए याद रखना है आपको नॉन ट्यूबरकुलर माइक्रोबायल तरीके से माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम एवीएम आता है इस तरीके से, इसमें माइक्रोबैक्टीरियम एवीएम कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बिल्डअप होता है। उसके अलावा कार्टाजेनस सिंड्रोम जो होता है इस तरीके से वो मीडियल लोब को इन्वॉल्व होता है। उसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, लोअर लोब में स्क्लेरोडर्मा होती है वो इन्वॉल्व रहती है इस तरीके से लोअर लोब में। ट्रीटमेंट बात करें तो इस फ्लोरोक्विनोन वगैरह दे सकते हैं, इस तरीके से कॉमन ड्रग है इस तरीके से। भाई मेन तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। मेन जो इसमें जो याद रखना है वो डिटरिच प्लाग याद रखना है, डिटरिच प्लाग आपको देखने को मिलता है। इसलिए मैंने बताया था कि कुछ इसमें कुछ खास जानने को है नहीं, इसलिए मैंने इसका सेपरेट लेक्चर नहीं बनाया। आज सेपरेट लेक्चर तो मैं इसका भी इस्तेमाल नहीं रहा था, लेकिन ये है कि आपको इसमें आपको मेरी फाइंडिंग आपको पता नहीं चाहिए कि वेरिकोस सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, ट्रम टक अपीयरेंस, ये चीज़ आपको
ट्रम ट्रैक अपीयरेंस इस तरीके से जो रेलवे का ट्रैक होता है उस प्रकार की अपीयरेंस मिलती है, तो वो पता होना चाहिए। और डिटेल्स प्लागो जो होता है इस तरीके से काफ़ी बड़ी हिंट आ जाती है कि तरीके से किस में जा रहा है, इस तरीके से ब्रोंकिटिस में जा रहा है। वो मेन जो क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से आपको इन्फेक्शन दे देगा और ये पूछेगा कौन सा लोब में इन्वॉल्व है। तो मैंने बताया कि टीबी और हुआ या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ या फिर हमारा कौन सा डिजीज हुई, एलर्जी बर्ड को पसंद तो अपर लोग है, ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन आता है टीबी वगैरह में पूछा है। बाकी आपको ये पूछा माइक्रोबैक्टीरिया एवीएम में इतनी नॉन टीबी माइक्रोबैक्टीरिया हुआ या कार्टाजेनस सिंड्रोम में भी पूछ सकता है, इस तरीके से मतलब मिडल लोग हुआ। स्क्लेरोडर्मा वगैरह का कम क्वेश्चन पूछता है, स्क्लेरोसिस वगैरह उसमें इस तरीके से लोअर लोब है वो इन्वॉल्व रहता है। तो इसलिए आज का काम इतना ही था, बहुत सारा मैं थका चुका हूँ, ठीक है।